कॉग्निटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक अब बात करें तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, अर्थात जो आपके सिलेबस में है कंप्यूटर का मूल वित्त परिचय, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो डेवलपमेंट हिस्ट्री था कंप्यूटर का, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर के जनरेशन अर्थात कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक के जो 5 जनरेशन हुए हैं कंप्यूटर, उनके बारे में एक डिटेल में देखेंगे। साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उससे भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, उनके मुख्य नाम और थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी हम लोग यहाँ बस लेने वाले हैं। तो इस टेबल को एक मैं टेबल के फॉर्म में बताऊंगा, इसको जो कंप्यूटर का जनरेशन है उसको, इस टेबल को आप पूरे अगर एक प्रकार से याद कर लेते हैं तो यहीं से सारे क्वेश्चन मुख्यतः बनते हैं, आप देखेंगे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। और कंप्यूटर के जनरेशन को देखें तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल में क्या क्या रहेगा, तो टेबल में सबसे पहले तो जनरेशन रहेगा। ठीक है, जनरेशन का एक कॉलम बनाइएगा। फिर उसके बाद इसमें आप ड्रा करिएगा इसमें जो मुख्य डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है डिवाइस या आप कहे हार्डवेयर जो यूज हुआ है, हार्डवेयर, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, यानी इसके मेमोरी के बारे में, कौन सी इसमें भंडारण क्षमता, इसके भंडारण इकाई कौन सी थी। ठीक है, या इसके स्टोरेज के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। ठीक है, कि प्रोग्राम में इसमें कौन सा प्रकार का लैंग्वेज यूज किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी स्पीड से पूछा जाता है। और फिर अंत में इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो पहले तो मैं 5 जनरेशन को आपको बताता हूँ कि कब से कब तक चला। सबसे पहले इसी को याद करिएगा और फिर एक एक जनरेशन को हम लोग इन टॉपिकों के आधार पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला ये सारी चीजें आप याद करते चलेगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन है 1940 से लेकर 1955 तक चला, अर्थात 1940 से 1955 तक चला। कई बुकों में आपको ये 1942 से 1955 तक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, 1942 से 1955 तक भी याद कर सकते हैं। दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो जनरली याद कर लीजिएगा 1940 से 1955, या आपको याद करने में भी आसानी होगी। फिर उसके बाद दूसरे जनरेशन की बात करें तो यहीं से आप आगे बढ़िएगा 1956 से 1965, 55 को उल्टा कर दीजिएगा तो 1965 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 56 को आप उल्टा करेंगे तो 1965 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में बात करें तो 1965 से 10 ईयर प्लस कर दीजिएगा 1975, ये तीसरा जनरेशन हो गया। फिर चौथे जनरेशन की बात करें तो 1965 से 1975 से 1990 तक चला। फिर अंत में बात करें तो 1990 से अब तक चला, जो अभी तक चल रहा है जनरेशन, ये सब 5वीं पीढ़ी के जनरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो जनरेशन चला 1940 से 1955, 1956 से जस्ट अपोजिट कर दिएगा 56 को तो 65 आ जाएगा, 1965 से 75 10 ईयर प्लस, 1975 से 1990 और फिर 1990 से अब तक। अब हम लोग पहले पीढ़ी के जनरेशन के बारे में देखते हैं और सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर रहा है उस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी कि इसमें जो हार्डवेयर प्रयोग में होता था वह वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब इसमें प्रयोग में होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का नाम याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक बड़ा डिवाइस होता था, लेकिन इसमें एक, चूंकि यह बल्क यानी बहुत बड़ा होता था और साथ ही साथ इसमें एक हीट इफेक्ट भी होता था, अर्थात उसमें प्रभाव के कारण यह बहुत ही जल्द गर्म हो जाता था। और बहुत ही जल्द गर्म होने के कारण
जिस भी डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था तो उसे वातानुकूलित अवस्था में इस सिचुएशन में रखा जाता था, अर्थात जहां से हवा आते रहे और हवा से वह ठंडी डिवाइस ठंडी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो इसी कारण इस प्रकार जो डिवाइस इसमें इनबिल्ट रहता था, जिस डिवाइस में यह इनबिल्ट रहता था उसे हम वातानुकूलित अवस्था में रखते थे, ठीक है। फिर इसके बाद मेमोरी की बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें मेमोरी के रूप में यूज होता था पंच कार्ड, ठीक है, और पेपर टेप। पंच कार्ड और पेपर टेप इसमें मेमोरी यूनिट के रूप में उपयोग में होता था, ठीक है। पंच कार्ड, पेपर टेप ये आप सभी जानते हैं। पंच कार्ड में क्या होता था, एक कागज का कार्ड रहता था जिसमें प्रोग्राम या डाटा को स्टोर करके रखा जाता था और फिर पंच कार्ड रीडर के द्वारा उन प्रोग्राम और डाटा को रीड कर लिया जाता था। तो इस प्रकार के मेमोरी यूनिट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर कौन सा यूज हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर यूज हुआ था लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज हुआ था। उसी प्रकार स्पीड की बात करें तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड क्या थी, तो उनकी स्पीड मिली सेकेंड में थी, ठीक है। मिली सेकेंड इसकी स्पीड थी, अर्थात मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कुछ कंप्यूटरों के नाम, जैसे मार्क 1, ठीक है, मार्क 1, एनिएक और एनिएक की मैंने एक विशेषता भी बताई थी कि एनिएक किस प्रकार का कंप्यूटर है, यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर था। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एनिएक की विशेषता क्या है। साथ ही साथ यूनिएक इसके बारे में भी आप बताइएगा कि एनिएक और यूनिएक में क्या खास बात है, ये कुछ विशेष कंप्यूटर है, ठीक है। और एक एडवेक याद रखिएगा, एडवेक। तो ये जो सारे कंप्यूटर हैं ये प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में, तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका ईयर है 1965 से 1956 से 1965, ठीक है। अब इसमें जो डिवाइस यूज होता था, देखिए इसके पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था। अब ये जो इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जो डिवाइस है या जो हार्डवेयर कहें आप, ट्रांजिस्टर इसमें उपयोग में किया जाने लगा। मेमोरी के रूप में क्या उपयोग किया जाने लगा, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक मेमोरी यूज की जाने लगी, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी यूज की जाने लगी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, इस प्रकार की जो मेमोरी इकाई है वो यहाँ पर यूज की जाने लगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो देखिए इससे पहले लो लेवल लैंग्वेज यूज हो रहा था, अब यहाँ बस हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा। साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज ये यूज होने लगा। देखिए ये जो लैंग्वेज है, या जब मैं प्रोग्राम वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पर लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी आप केवल याद रखिएगा कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इसकी स्पीड की, तो इसका स्पीड पहले था पिछले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में देखें तो मिली सेकेंड था, अब इससे बढ़कर माइक्रो सेकेंड हो गया, ठीक है, माइक्रो सेकेंड अब इसकी स्पीड हो गई। वहीं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए आईबीएम के आप देखेंगे तो जो 1401 ठीक है, IBM 7096, ठीक है, और साथ ही साथ PDP 8, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटरों के एग्जांपल्स हैं। फिर बात करें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों की, देखिए जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, अब यहाँ बस यूज होने लगा आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की क्या विशेषता होती थी, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, इस प्रकार के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें इनबिल्ट रहते थे आईसी चिप में, ठीक है। तो इसी के आधार पर यह 2-3 कैटेगराइज भी किया गया है, जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, ठीक है, या आपका है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI। तो SSI और MSI टाइप के आईसी चिप का प्रयोग हुआ किसमें, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटरों में। ये SSI और MSI क्या है,
तो एसएसआई क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात जब वो जो छोटे छोटे उपकरण जैसे जिसकी मैंने बात की, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इस प्रकार के अगर छोटे छोटे डिवाइसों की संख्या 1 से लेकर 10 तक है तो उसे हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहेंगे, अर्थात जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो स्मॉल स्केल में हो रहा है। फिर अगर थोड़ा सा उसकी संख्या बढ़ा दें, लगभग 10 से 100 तक के इसमें डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो उन उपकरणों के आधार पर इसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो पहले तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ाकर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर चालू हो गया था। अब नेक्स्ट बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी यहाँ पर देखिए, इसके पहले मैग्नेटिक मेमोरी यूज हो रही थी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक मेमोरी यूज होगी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर भी यूज होगी, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पर इसकी जो क्षमता है अब वह यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि इसके जो स्टोरेज क्षमता है वह यहाँ पर बढ़ा दी गई। यहाँ पर भी मैग्नेटिक स्टोरेज है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक स्टोरेज है, ठीक है। वही बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रहा था, यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज होगा, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि पास्कल, बेसिक, इस प्रकार के लैंग्वेजों का उपयोग इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में होने लगा। वहीं अगर स्पीड की बात करें तो इसके पहले माइक्रो सेकंड में था, अब यह नैनो सेकंड में अर्थात 10⁻⁹ सेकंड में यह गणनाएं कर सकता था, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर सब जो एग्जाम्पल होगा उसको याद रखते चलेगा, जो IBM आपका कहें 360 है, और साथ ही साथ आपके जो NCR 395 है, PDP 11 है, इस प्रकार के जो डिवाइसेस हैं वो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटरों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे जनरेशन में अगर आए तो चौथे जनरेशन के जो कंप्यूटर है, देखिए इसके पहले थोड़ा सा एक और चीज याद रखिएगा, जो दूसरे कंप्यूटर के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, यहाँ पर कंप्यूटरों का उपयोग व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा था, यानी व्यवसायों में यहाँ पर उपयोग प्रारंभ हो गया था। इसके पहले तो बहुत बड़े बड़े डिवाइस होते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर व्यावसायिक प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और ये जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, यहाँ पर जब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का जब यूज होने लगा, तो यहाँ पर से अब व्यक्तिगत तौर पर भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। फिर बात करें चौथे जनरेशन के कंप्यूटर की, तो इसमें जो आपका डिवाइस यूज हुआ वो IC चिप के साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, जब बहुत सारे IC चिप को एकल डिवाइस में संग्रहित किया गया, यानी एकल किया गया, एक प्रकार से बहुत सारे IC चिप्स को जोड़कर एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर बना दिए गए, ठीक है। तो जो बहुत सारे इसमें, अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैंने जैसे बात की थी, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो रहा था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो रहा था, अब यहाँ पर इसी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अब लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन होगा, अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस प्रकार का इंटीग्रेशन होगा आपकी इसमें IC चिप्स में, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो इंटीग्रेशन है किस जनरेशन में हो रहा है, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर बात करें मेमोरी की, तो अब यहाँ पर जो मेमोरी है उनमें सेमीकंडक्टर डिवाइसों का उपयोग होने लगा, ठीक है। अब मेमोरी के रूप में जो अर्धचालक होते हैं ना, उनका उपयोग होने लगा यहाँ पर। ये बात हो रही है चौथे जनरेशन के कंप्यूटरों की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर अब C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आ गया, तो याद रखिएगा C जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो चौथे जनरेशन के कंप्यूटरों में यूज होने लगा। और इसकी जो स्पीड की बात करें तो वह 10⁻12, अर्थात अब यह पिको सेकेंड में गणनाएं कर सकता था। वहीं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो PCXT, इंटेल 4004, इस प्रकार के जो चिप यूज हुए माइक्रो प्रोसेसर में, CPU में, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के। वहीं बात करें अब अंतिम और पांचवें जनरेशन के कंप्यूटरों की, तो यहाँ पर इसका जो ईयर है याद रखिएगा 1990 से अब तक है, और इसमें जो यूज होने लगा, अब देखिए यहाँ पर IC चिप्स और प्रोसेसर का यूज हो रहा था, सेम इसमें भी यही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल में हो रहा था, अब यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो माइक्रो प्रोसेसर में जो चिप्स में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर का उपयोग हो रहा था, अब वह करोड़ों की संख्या में होने लगेगा, करोड़ों की संख्या में, जैसे 1 से 10, 10 से 100, हजारों में हो रहा था,
अब वह जब करोड़ों की संख्या में इंटीग्रेशन होगा तो उसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहेंगे। और यहाँ पर भी सेम आईसी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ। वही बात करें मेमोरी डिवाइस की, तो यहाँ पर से अब ऑप्टिकल डिवाइसों का यूज होने लगा। जो ऑप्टिकल मेमोरी इकाई है, मेमोरी यूनिट है, उनका उपयोग होने लगा। ठीक है, जैसे सीडी का, इस प्रकार के जो मेमोरी इकाई है यहाँ पर 5वें जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रारंभ हो गया। वहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेजों का उपयोग हुआ। ठीक है, और इसकी स्पीड की बात करें तो यह भी अलग अलग डिवाइसों के हिसाब से वेरी हुआ। 10 टू पावर पिको सेकंड से लेकर नैनो सेकंड इनके बीच वेरी होने लगा। ये भी लगभग सेम था, आप कह सकते हैं। और जो इसका एग्जांपल है, तो अब देखिए 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग क्या देखते हैं, तो अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। तो ये सब कब विकसित हुए हैं? ये सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जनरेशन में ही विकसित हुए, यानी 1990 से अब तक ही में ये विकसित हुए हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स जो है, वो सारे चीजें। ठीक है, और जो भारत में जो सुपर कंप्यूटर निर्मित हुए हैं, भारत में सुपर कंप्यूटरों की बात करें तो ये भी इसी 5वीं पीढ़ी की जनरेशनों में यूज होने लगा। ठीक है, व्यापक तौर से कंप्यूटर का उपयोग, WWW का प्रारंभ, ये सब व्यापक तौर पर उपयोग इसका 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जनरेशन 5वीं पीढ़ी में ही होने लगा। ठीक है, तो ये था 5 जनरेशनों के कंप्यूटरों के बारे में, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको जो डेली क्विज होते हैं हमारे टेलीग्राम में उसमें पूछा हुआ है। जैसे मैंने उसमें पूछा हुआ था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन से पीढ़ी कौन से जनरेशन में हुआ था, तो ये सेकंड जनरेशन था। ठीक है, आप यहाँ से देख ही सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेंगे कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ, या फिर पूछा जा सकता है कि पहली जनरेशन में किस प्रकार के डिवाइस का यूज हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब, उसमें मेमोरी क्या रहती थी, तो पंच कार्ड या पेपर टेप, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब इन कंप्यूटर के जनरेशन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पीढ़ी के जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की बात करें, देखिए नेक्स्ट जनरेशन की कंप्यूटरों की बात करें तो जो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इनके तो पहले नाम याद रखिएगा, जैसे नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर। इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, अर्थात इनकी परिकल्पना चल रही है, बार बार इनमें परीक्षण हो ही रहे हैं। ठीक है, तो नैनो कंप्यूटर क्या होते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, नैनो। ठीक है, नैनो कंप्यूटर से आप क्या समझेंगे, इसमें एक विशेष प्रकार का नैनो ट्यूब उपयोग होता था। नैनो ट्यूब उपयोग में लाया जाएगा जिसका व्यास अर्थात डायमीटर आप कहें तो 1 × 10⁻⁹ मीटर के आसपास रहेगा। और इस नैनो ट्यूब के उपयोग से, ठीक है, नैनो ट्यूब के उपयोग से अत्यधिक सूक्ष्म अर्थात छोटा और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की परिकल्पना की गई है। ठीक है, यानी अब इस नैनो कंप्यूटर के विकास से या इसकी अभी जो परिकल्पना चल रही है उसमें नैनो ट्यूब के उपयोग से हम बहुत ही छोटा, देखिए वो डिवाइस तो बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन जो उसकी कैपेसिटी रहेगी वह बहुत ही हाई रहेगी। इस प्रकार के कंप्यूटरों की परिकल्पना कर रहे हैं नैनो कंप्यूटर से। फिर बात करें क्वांटम कंप्यूटर से, तो जैसे कि यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें जो पदार्थ है अर्थात मटेरियल के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इस क्वांटम सिद्धांत के उपयोग से हम ऐसे कंप्यूटरों की परिकल्पना कर रहे हैं जिसका जो मानव विकास है, उससे मानव जो मस्तिष्क है उससे भी अधिक क्षमता वाले हम लोग कंप्यूटरों की परिकल्पना कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर में। अर्थात क्वांटम कंप्यूटरों में क्या होगा, तो यहाँ पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा और मानव मस्तिष्क से भी अधिक तीव्रता के हम लोग कंप्यूटरों की कल्पना कर रहे हैं यहाँ क्वांटम कंप्यूटरों में। ठीक है, फिर बात करें डीएनए कंप्यूटर की,
तो डीएनए कंप्यूटर क्या होगा, तो इसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ और कौन कौन से, जैसे डीएनए हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, इसको संग्रहित करके साथ ही साथ प्रोसेसिंग इसके द्वारा हम गणना करने की जो परिकल्पना कर रहे हैं वह डीएनए कंप्यूटर में कर रहे हैं। और इसी कारण डीएनए कंप्यूटर को भी एक नया नाम दिया जाता है जैविक कंप्यूटर, ठीक है, जैविक कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं बायो कंप्यूटर इस नाम से भी जाना जाता है। जो डीएनए कंप्यूटर है उसको बायो कंप्यूटर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डीएनए प्रोटीन इसका संग्रहित प्रोसेसिंग करके इसमें हम गणना करने का इसके थ्रू प्रयास करेंगे डीएनए कंप्यूटरों में। उसी प्रकार केमिकल कंप्यूटर, इसमें भी आप नाम से ही समझिएगा इसको। केमिकल कंप्यूटर में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अर्थात रासायनिक गुणों और साथ ही साथ जो उनकी सांद्रता है अर्थात कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता, इसका उपयोग करके हम लोग कैलकुलेशन करना इसमें भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसकी परिकल्पना की जा रही है केमिकल कंप्यूटरों की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो रासायनिक गुणों का उपयोग किया जाएगा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अर्थात सांद्रता है उसको यूज में लाई जाएगी कैलकुलेशन के लिए। तो ये सारे चीजें नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले 5 पीढ़ियों के बारे में देखा कंप्यूटरों के, अब नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के बारे में देखा। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब क्या करना है, जो पिछले वीडियोस हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और इसके बाद जो हम लोगों ने जो इसका डेवलपमेंट हिस्ट्री है उसको भी आप अगर देखेगा, अगर इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।